मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यदि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हो और ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का समीकरण चर x में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए डिफिनीशन से क्लियर हो गया कि यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा, a और b यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या है और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो चर भी 0 हो जाएगा, तो वो समीकरण ही नहीं बचेगा। इसीलिए a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ax प्लस b बराबर 0 के रूप में जो समीकरण रहेगा यह आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें चर आप देख रहे हैं ना, सिर्फ x एक चर है, एक ही चर है और इसका घात 1 है, इसलिए रैखिक हो गया और एक चर है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि a और b वास्तविक संख्याएं होंगी लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यह आपका एक रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें एक चर है और इसका घात 1 है, तो एक चर वाला यह रैखिक समीकरण हुआ। उसी तरह से मैं लिख दूं यहाँ पे 4x माइनस 7 बराबर 0, मैं यहाँ पे लिख दूं 2x बराबर 0, तो यह भी आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे b तो 0 हो सकता है ना जी, यहाँ पे हम इसे 2x प्लस 0 बराबर 0 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ a के लिए ना प्रतिबंध है कि a 0 नहीं होना चाहिए, b तो 0 हो सकता है। ठीक है, तो 2x बराबर 0 लिख दिए, तो यह भी आपका एक चर वाला एक रैखिक समीकरण है। उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख दूं √2x माइनस का 4/3 बराबर 0, तो यह भी आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्योंकि देखो a और b, यहाँ पे जो a और b के मान दिए यह दोनों वास्तविक संख्या है और a 0 नहीं है, तो इस रूप का कोई भी समीकरण होगा तो आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। समझ गए? चर यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ चर x में है, हो सकता है कि चर y में हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैंने परिभाषा में यहाँ चर x लिख दिया है। तो चर कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, बस उसमें देखना होगा कि एक ही चर होना चाहिए और उस चर का घात 1 होना चाहिए, तब उसे हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल होता है। अब आप सोच रहे होगा कि सर ये हल क्या होता है, तो हल को मैं अभी परिभाषित करूंगा। हल के बारे में बात करें उसे ऐसे लिख सकते हैं कि चर का वह मान, हल की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, रैखिक समीकरण के हल की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे वह चर का हल कहलाता है। जैसे अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, तो मैं कह रहा हूं कि इस समीकरण का यहाँ पे -3/2 एक हल है, -3/2 एक हल है। तो यह चर का मान -3/2 रख के देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 गुना माइनस का 3/2 प्लस 3 बराबर 0, 2 से 2 कट गया, -3 प्लस 3 0 बराबर 0, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि x बराबर -3/2 इस समीकरण का, इस रैखिक समीकरण का आपका हल हो गया, इस रैखिक समीकरण का यह हल हो गया। समझ गए? यानी कि चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे वह चर का
हल कहलाता, वो समीकरण का हल कहलाता है। ये आपको पता चल गया। अच्छा, तो यहां से आपको याद रखना होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का आपका एक ही हल होता है, यानी कि इसका सिर्फ एक ही हल, यूनिक हल होगा इसका। जैसे इस समीकरण का देखें -3/2, तो इसके अलावा और कोई इसका हल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको हल की परिभाषा भी प्राप्त हो गई, हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है ये भी पता चल गया, और एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल केवल एक ही हल होता है ये भी हमें पता चल गया। हमेशा याद रखना कि ये जो ax + b = 0 है ना, यह व्यापक रूप कहलाता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यहाँ ax + b = 0 है। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो यहाँ इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हो, परिभाषा दोनों एक ही लिखते हैं, एक ही टाइप का लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, और a ≠ 0 और b ≠ 0 हो, तो ax प्लस में प्लस by प्लस में by प्लस c = 0 के रूप का समीकरण चर x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि ax + by + c = 0 के रूप का कोई भी समीकरण होगा, तो यहाँ आपका दो चर x और y है ना, चर x और y में यह एक आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा, यानी कि इसमें दो चर है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। यहाँ ध्यान रखना होगा कि a b c ये आपकी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, a b c वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और a और b में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक 0 होता है तो अगर मान लो a 0 होगा तो x गायब हो जाएगा, आपका एक ही चर बचेगा। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाने के लिए ही a और b वास्तविक संख्याएं तो होंगी, लेकिन यह 0 के बराबर नहीं होगा। c 0 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 2x + 3y + 5 = 0, यह आपका एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। देख लो a b c वास्तविक संख्या है। चलिए यहाँ देखो, मैं 2/3x प्लस में y - 7 = 0, ये भी आपका दो चर वाला एक रैखिक समीकरण हो गया। उसी तरह से मैं लिख देता हूँ 7x - y = 0, ये भी आपका दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चर है और इसके घात 1 है, और यहाँ c आपका 0 है। यहाँ पे c क्या है, अगर मान लीजिए इसमें पूछ दे कि a b c का मान बताइए, तो यहाँ a = 2 है, b = 3 है और c = 5 है। उसी तरह इसमें a = 2/3, b = 1 और c = -7। यहाँ पे पूछ दे तो a = 7, b = -1 और c = 0। यहाँ c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इसके हलों की संख्या की, तो याद रखना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं या अनेक हल होते हैं या अनंत हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं, इसके अनगिनत हल होते हैं, आप गिन नहीं सकते हो। चलिए तो मैं कुछ हलों को आपको निकाल के दिखाता हूं। हम एक समीकरण ले लेते हैं, यहाँ पे मैं एक समीकरण ले लेता हूं 2x + y = 5, ये आपका दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। मैं यहाँ से इसके हलों को निकाल के देखता हूँ, तो ये 2x को मैं उधर भेज देता हूँ, तो y बराबर आ जाएगा 5 - 2x। हल का मतलब पता है कि जो यहाँ पे इनके चरों के मान को संतुष्ट करे। मैं यहाँ पे x = 1 रखता हूँ, x = 1, तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा 5 - 2 × 1, यानी कि 5 - 2 3। x बराबर 2 रखता हूं तो y बराबर आ जाएगा 5 - 2 × 2, x की जगह 2 रख दिए तो हो जाएगा 5 - 4 यानी कि 1, आपका 1 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं x बराबर 3 पर चेक करूं y का मान, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 2 × 3, यानी हो जाएगा 5 - 6 माइनस का 1। तो ऐसे ही अगर हम लोग x के मान रखते जाए प्लस में माइनस में,
तो उसी तरह y का भी मान प्राप्त होते जाएगा। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों की संख्या अनगिनत होती है, अनंत होती है, उसकी आप गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारे हल निकल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। जितना कहेगा उतना, आपको ये नहीं सोचना है कौन सा हल है, आप कोई भी हल उसका निकाल दो। आप देख लो, अगर मैं इनमें से कोई भी रखूं, यहाँ x का मान 1 है, y का मान 3 है, मैं समीकरण में रखता हूं 2 गुना 1 प्लस y की जगह पे 3 बराबर 5, 2 एकम 2 प्लस 3 5 बराबर 5 हो जा रहा है, समीकरण को संतुष्ट करा। यही ले लो, x का 2 y का 1, x का 2 और y का 1 और बराबर में 5, तो 2 दूना 4 और प्लस 1 5 बराबर 5 हो गया ना। तो यहाँ ये सारे हल है क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब हम लोग आ गए प्रश्नावली 5A पर और क्वेश्चन नंबर है 1, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए नंबर में कह रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक खाली स्थान हल होता है। तो कैसा हल होता है, तो इसका यूनिक हल होता है अद्वितीय, इसको यहां भर देंगे अद्वितीय, अद्वितीय हल, मतलब एक से अधिक हल नहीं हो सकता, और वो भी होगा तो यूनिक होगा, है ना। एक हल होता है वो यूनिक होता है, यानी कि उसके सिवा और कोई नहीं होगा, एक ही होगा वो यूनिक होगा, उसके अलावा और कोई हल नहीं हो सकता है। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होती है, तो अनगिनत, अपरिमित, अनेक ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। तो अपरिमित लिख दो, अनेक लिख दो, अनगिनत लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, अपरिमित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण 2x प्लस 5 बराबर 0 का हल है, क्या होगा इसका हल। तो सिंपल है यार, आप 2x प्लस 5 बराबर 0 जो है 5 को उधर भेज दो, आप 8 में ही पढ़े हो, माइनस का 5, x बराबर माइनस का 5/2, माइनस का 5/2। यदि इस समीकरण x प्लस 7 बराबर 0, तो दो चर x और y, दो चरों x और y वाले समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाए तो y का गुणांक क्या होगा, तो y का गुणांक 0 हो जाएगा। आप इसे व्यक्त कर सकते हो x, देखो 1 इंटू एक्स और प्लस 0 इंटू वाई प्लस 7 बराबर 0, ऐसे नहीं लिख सकते हैं दो चर वाले समीकरण के रूप में। देख लो दो चर हो गया, क्योंकि ये 0 में y से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक 0 है। चलिए अच्छा, क्या कह रहा है कि ई नंबर 0 2,6 3,5 4,4 समीकरण के 3 हल है, इसका समीकरण बताना है कि यह किस समीकरण के हल है। तो आप देखो इसमें संबंध देख रहे हो, x और y के मान में क्या संबंध दिख रहा है, हम एक संबंध देख रहे हैं कि जोड़ने पे 8 आ रहा है, तो यानी कि यह किसका समीकरण हो गया, x प्लस वाई बराबर 8, इसी का ना ये हल हुए होंगे। देख लो तीनों संतुष्ट कर रहे हैं, इसको आप रखोगे तो आ जाएगा। देख रहे हैं ना, x और y जोड़ने पे 8 आ रहा है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 8। एफ नंबर क्या कह रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो वही होता है ax प्लस बी बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो हो जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे दिखा है कि एक चर के रूप में क्या होगा, तो सिंपल है, 0 में y से गुना होगा 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3x प्लस में 4 बराबर 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 माइनस 3x बराबर 0, एक ही बात है। चलिए क्या x माइनस वाई बराबर 4 का एक हल 6,2 है, तो यहाँ रख के देखेंगे, अगर संतुष्ट करेगा तो हो जाएगा 6 माइनस 2, x की जगह 6 y की जगह 2, 6 माइनस 2 बराबर 4, यानी कि 4 बराबर 4 आ जा रहा है ना, यानी कि यह इसका हल है, हाँ इसका आंसर हाँ हो जाएगा। y बराबर 3x प्लस 5 के खाली स्थान हल है, कितने हल है, तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण दिख रहा है, इसलिए इसके अनगिनत हल है, अपरिमित हल है, अनगिनत या अपरिमित भी लिख सकते हैं, अपरिमित लिखो या अनगिनत लिखो, एक ही बात है भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि प्राप्त मान युग्म समीकरण के हल हो। अच्छा, इस समीकरण के हल हो जाते हैं। यहाँ देखो y का मान दिया है, x का नहीं दिया है। ए नंबर देखो y बराबर -1 दिया ना, और चूंकि समीकरण है x बराबर में 2y प्लस 3, तो मैं यहाँ y की जगह रख देता हूँ -1, तो हो जाएगा x बराबर 2 गुना -1 प्लस 3, यानी x बराबर में -2 प्लस 3, यानी x का मान क्या आ जाएगा 1, यानी यहाँ कितना भरेंगे 1 भरेंगे। चलिए बी नंबर में देखो y बराबर 0 दिया है और समीकरण है x बराबर में 2y प्लस 3, यानी कि x बराबर में हो जाएगा 2 गुना 0 प्लस 3, यानी x बराबर हो जाएगा 2 में 0 से गुना होगा 0 और प्लस 3, यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप 3 भरोगे। चलिए अगला देखो सी नंबर, इसका x बराबर में 5 दिया है, x बराबर में 5 दिया है, तो यहाँ पे दिया है समीकरण x बराबर में 2y प्लस 3, x की जगह 5 रखेंगे अब की बार, 2y प्लस 3, 3 को इधर लाके घटाएंगे तो 5 में से 3 घटा दो तो हो जाएगा 2y बराबर में 2
y बराबर 2/2 कट के आपका 1 आ जाएगा, y का मान 1, यानी कि यहाँ पे आप 1 भरोगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 का ए नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि प्राप्त मान समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 के हल हो। चलिए देखते हैं, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। x बराबर, इसको a1 मान लेते हैं, इसका x बराबर -2 है और समीकरण है 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। x की जगह यहाँ -2 रख दो तो हो जाएगा आपका 2 गुना में -2 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, तो -4 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, यानी कि -y माइनस 7 बराबर 0, यानी कि यहाँ से आ जाएगा -y बराबर 7, यानी y बराबर में -7, तो यहाँ -7 भर देंगे। चलिए इसका सेकंड नंबर, y बराबर -3 दिया है, तो समीकरण है 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। y की जगह -3 रखोगे तो 2x, एक माइनस यहाँ का और यहाँ -3 और -3 बराबर 0, तो 2x प्लस का 3 माइनस का 3 बराबर 0, यानी कि ये आपका 0 हो जाएगा। 2x बराबर में 0, यानी यहाँ से x बराबर 0/2 यानी कि 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 भरेंगे। अगला है यहाँ पे 3 नंबर, इसका x बराबर में 2, x बराबर में 2 रखेंगे। 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, तो x की जगह 2 रख दो, माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 4 माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, यानी कि अगर y को मैं उधर भेज दूं तो ये घट के आपका 1 हो जाएगा, y बराबर 1 आ गया। समझ गए? बाकी 2 और है तो इसको आप रख लेना, एक बार आप 0 रखना y की जगह, x की जगह 3 रखना, बन जाएगा आपका इसी तरह का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 3 का बी नंबर, यहाँ दिया है कि यदि p, -2 समीकरण इतना का एक हल है तो p का मान निकालिए। x प्लस 2y बराबर में 10, यहाँ देखो x की जगह p रखना है और y के जगह, यहाँ कह रहा है ना कि आपका p, -2 समीकरण का हल है, यानी इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी रख दो। x की जगह आप p रख दो और y के जगह -2 बराबर में 10, तो p -4 बराबर में 10, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि p बराबर आ जाएगा 10 + 4, p बराबर में 14 आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि x बराबर 1 y बराबर 1 निम्नलिखित समीकरण के हल है तो a का मान प्रत्येक स्थिति में क्या होगा। चलिए देखिए, x बराबर 1 है और y बराबर 1, इसका हल है 5x प्लस में 3y बराबर a, तो 1 1 रख दो, 5 × 1 और 3 × 1 बराबर में a, तो यानी कि 5 + 3 बराबर में a, यानी कि 8 बराबर a का मान 8 आ गया। बी नंबर देखो, ax माइनस का 2y बराबर में 10 दिया, x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर भी 1 रखेंगे, तो a - 2 बराबर में 10, ये जाकर उधर जुड़ जाएगा, a बराबर में 12 यहाँ से आ जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। चलिए दिया है a नंबर, x - 4 बराबर 0, सिंपल है यार। यहाँ देखो x के साथ कुछ नहीं तो इंटू में 1 है ना, तो इसको लिख देंगे 1 × x, और y वाला टर्म गायब है इसलिए प्लस में 0 × y और -4 बराबर 0, तो देखो तो आपका बदल गया ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। बी नंबर में दिया है x बराबर में -5, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको 1 × x और प्लस 0 × y और प्लस 5 बराबर 0। उसी तरह सी नंबर देखो, y बराबर में 2, तो इसको लिख देंगे आप 0 × x, क्योंकि x वाला टर्म गायब है ना, और 1 × y और माइनस में 2 बराबर में 0, ये इधर आ गया, माइनस का हो गया, इसी रूप में आपको व्यक्त करना है। चलिए अगला देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में दिया है 7 - 4x बराबर में 0, तो मैं इसे लिख दूंगा x वाले को पहले ना, तो -4x और y वाला टर्म गायब है इसलिए 0 × y और प्लस 7 बराबर 0। ई नंबर में देखो 2x बराबर में 3, तो हो जाएगा 2x प्लस में 0 × y और माइनस का 3 बराबर 0, इधर आ गया। अच्छा ई के बाद देखो f नंबर, 5y बराबर में 2, तो मैं कैसे इसको लिख सकता हूं, तो इसे लिख सकता हूं 0 × x और प्लस में 5y - 2 बराबर में 0। जी नंबर देखो दिया है 4y बराबर में माइनस का 3x, इधर आएगा तो प्लस का 3x हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y और प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि यहाँ c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। h नंबर देखो 2x बराबर में y, तो हो जाएगा 2x, इधर लाएंगे इधर माइनस का y बराबर में
0, यानी इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इंटू वाई और प्लस में 0 बराबर 0, है ना। आई नंबर देखो आपका है x बराबर में 3y, तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस का 3y प्लस 0 बराबर 0, ये भी बदल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखकर a b c का मान भी हमें बताना है। चलिए पहला a नंबर देखो, दिया है 2x प्लस 3y बराबर में 5.37, तो ये तो पहले से ही ठीक है। 2x प्लस 3y, इस कॉन्स्टेंट को इधर लाओ, माइनस का 5.37, तो यहाँ देखो a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, x के साथ जो होगा वो a हो जाएगा, y के साथ जो होगा b हो जाएगा, जो कांस्टेंट होगा वह c हो जाएगा, माइनस का 5.37। चलिए b नंबर देखो, b नंबर में दिया है कि x माइनस 4 बराबर में √3y, तो इसको इधर लाते हैं, तो x माइनस का √3y माइनस 4 बराबर 0, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x के साथ इंटू में 1, तो यहाँ से देखो a बराबर में 1, b बराबर में माइनस का √3 और c बराबर में माइनस का 4। सी नंबर देखो, दिया है 4x माइनस 7 बराबर 0, तो 4x माइनस प्लस 0 इंटू वाई और माइनस 7 बराबर 0, क्योंकि y वाला टर्म नहीं था, तो a बराबर में 4, b बराबर में 0 और c बराबर में माइनस का 7। चलिए डी नंबर देखो, 4 बराबर में 5x माइनस 3y। अच्छा एक काम करते हैं, इसी को उधर लेके चले जाते हैं, तो हो जाएगा 0 बराबर में 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर, इधर 0 है, ठीक है। तो एक ही बात है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0, एक ही बात है। a बराबर 5, b बराबर में माइनस 3 और c बराबर में आपका माइनस का 4। समझ गए ना बात को। चलिए ई नंबर देखो, ई नंबर में दिया है 3x प्लस 2 बराबर 0, तो 3x प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 2 बराबर 0, a बराबर में 3, b बराबर में 0 और c बराबर में 2। एफ नंबर देखो, माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर में 6, इसको इधर लाएंगे, माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस 6 बराबर 0, तो a बराबर माइनस का 2, b बराबर में आपका 3 और c बराबर में माइनस का 6। जी नंबर देखो, x माइनस में y बट्टा 5 माइनस का 10 बराबर 0, तो देखो इसको 1 इंटू एक्स माइनस 1/5 इंटू वाई और माइनस 10 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे a बराबर में आपका कितना है 1, b बराबर में माइनस का 1/5 और c बराबर में माइनस का 10। चलिए h नंबर देखो, दिया है 2/3x प्लस 9 बराबर में 0, तो 2/3x प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 9 बराबर 0, क्योंकि y वाला टर्म गायब था, तो a बराबर 2/3, b बराबर में 0 और c बराबर में आपका 9 हो गया। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के दो हल लिखें, दो हल निकालें। चलिए बहुत ही सिंपल है। ए नंबर देखो, x प्लस 2y बराबर में 10 है। आप जानते हैं कि हल इसके अनगिनत होंगे, हम कोई भी दो हल निकाल सकते हैं। इसको उधर ले जाते हैं, x बराबर में 10 माइनस 2y। आंसर आपका इसका सेम नहीं मिलेगा, कुछ भी आंसर हो सकता है क्योंकि अनगिनत हल होते हैं। y बराबर में 1 रख देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 गुना 1, यानी कि 10 में से 2 घटेगा आपका 8 आ जाएगा। y बराबर 2 रख दो, तो x बराबर में आ जाएगा 10 माइनस 2 गुना 2, यानी कि 10 में से 4 घटेगा तो आपका 6 आ जाएगा। तो आपके दो हल जो हुए कौन से हुए, तो यहाँ से दो हल हमारे कौन कौन से है, तो 8,1 और 6,2, ये आपका आंसर हो जाएगा। x का मान 8 और y का मान 1 और x का मान 6, y का मान 2, इस तरह से लिख दो, नहीं तो बॉक्स बना दो इस तरह से, तब भी आपका चलेगा। x y 8 1 6 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका है, जो आसान लगे लिख दो। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसका सेकंड नंबर बी नंबर देखो, 4x प्लस में 3y बराबर में 12, इसको उधर ले जाओ, 4x बराबर में 12 माइनस 3y और इसको भाग में ले जाते हैं, x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3y बट्टा 4। चलिए y बराबर 0 पर x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 गुना 0, रखने के लिए कोई भी मान स्वतंत्र है, ऐसे रखो कि बटा वटा में ना है, 3 में से 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो 12 बट्टा 4 ही ना बचेगा आपका 3। y बराबर में मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्या रखूँ जी, y बराबर में यहाँ रख देता हूँ
4, तो x बराबर में हो जाएगा 12 माइनस 3 गुना 4/4, तो 12 माइनस 12/4 यानी कि 0/4 यानी कि 0। ठीक है, यानी कि यहां से हम लोग दो हल निकाले, किस तरह से है तो उन दोनों हलों को लिख देते हैं। एक्स वाई के जगह 0 रखने पे x का 3, वाई के जगह 4 रखने पे x का 0, ये आपका आंसर हो गया। दो हल निकल गए। तो ऐसे हम लोग कई सारे हल इसके निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखो, इसका सी नंबर में है आपका 2x प्लस 5y बराबर 0। तो 2x बराबर, या x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं, इसको इधर भाग में भेज दो, तो माइनस का 5/2y, y बराबर 0 पर x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/2 गुना 0 यानी कि 0 आ जाएगा। y बराबर 2 पर x बराबर आ जाएगा माइनस का 5/2 गुना में 2 से 2 काट देंगे माइनस का 5। तो यहाँ से हमने दो हल निकाल दिए। कौन कौन से हल हो गए भैया, तो x y 0 रखने पे 0 और 2 रखने पे माइनस का 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला देखो, यहाँ पे डी नंबर ले लें, 2x प्लस 3y बराबर में 12। इसको उधर ले जाते हैं, आपकी बार x वाले को ले जाते हैं। 3y बराबर में 12 माइनस 2x, यानी y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2x/3। तो यहाँ देखो आप यहाँ पे x बराबर में क्या रखो, 0 पर, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 गुना 0/3, यानी कि 12/3 ही बचेगा, तो 0 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा x बराबर मैं यहाँ पे 3 पर चेक करता हूँ, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 गुना 3/3, तो 12 माइनस 3 गुना कितना होगा, 6/3, यानी कि 6/3 कट गया, 2 आ गया। तो यहाँ से हमने दो हल निकाल दिए इसके। कौन कौन से हुए, तो x y ऐसे लिख देते हैं, x y, x का मान 0 रखने पे y का 4, x का मान 3 रखने पे y का 2, तो इसके भी दो हल निकल गए, समझ गए। तो ऐसे ही ई नंबर है आपसे बन जाएगा। तो एफ नंबर के बारे में बात करते हैं, एफ नंबर के। तो एफ नंबर में कह रहा है कि इसके दो हल, तो ये आपको तो एक चर वाला रैखिक समीकरण दिख रहा है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण दिख रहा है। तो मैं तो बताऊं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के एक ही हल होता है, अद्वितीय हल होता है, एक से अधिक नहीं होता है, लेकिन हमें दो हल निकालने, तो पहले इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में बदलना होगा। 0 इंटू एक्स प्लस में 3y प्लस 4 बराबर में 0। चलिए देखिए, एक काम करते हैं, यहाँ से 3y बराबर में हो जाएगा, इन दोनों को उधर ले जाते हैं। ठीक है, आप एक काम करो, इधर हो जाएगा माइनस का 0 इंटू एक्स और माइनस का 4 और इस 3 को इसके बाद भाग में भेजो, यानी y बराबर आ जाएगा माइनस का 0 इंटू एक्स माइनस 4/3। अब देखो, अगर मैं x बराबर 1 रखूं तो y बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 0 इंटू में 1 माइनस 4/3। तो ये 0 में गुना करेगा, एक तो 0 ही आएगा, आपका माइनस 4/3 आ जाएगा। अच्छा अगला रखता हूं, x बराबर 2 पर, तो y बराबर में हो जाएगा माइनस 0 गुना 2, अच्छा और माइनस का 4/3। तो 0 में 2 से गुना होगा 0, बच जाएगा माइनस का 4/3। तो यहाँ से हमने दो हल निकाल दिए इसके भी। ठीक है, तो x y, x के जगह एक बार 1 रखा है, तो y का माइनस का 4/3 और x के जगह पे 2 रखा है, तो y का माइनस का 4/3, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 4/3 और 2 माइनस 4/3। यही आपके दो हल आ गए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे इन करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।